हाँ जी बेटे, पिछली क्लास में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा और हमने ये भी पता किया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस के ऊपर कितनी है। ये हम अर्थ मान लेते हैं। तो अर्थ सरफेस के ऊपर अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें यहाँ पर g, तो आपने देखा ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इज इट क्लियर? अब ये जो g है बेटे, इसका फार्मूला क्या आया था? इसका फार्मूला आया था हमारे पास gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। m अर्थ का मास है, ये भी कांस्टेंट है, और r रेडियस है, ये भी कांस्टेंट है। बट इसमें भी ना कई चीजें और हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। क्या? पहली तो ये कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, यानी अर्थ इलिप्टिकल है, हम यूं कह सकते हैं। अर्थ क्या है? इलिप्टिकल है। इज इट क्लियर? कहने का मतलब ये कि ये है अर्थ का इक्वेटोरियल रेडियस और ये है अर्थ का पोलर रेडियस, और जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो पोलर रेडियस से बड़ा है, यानी इक्वेटर पर अर्थ जो है वो सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस पर है कंपैरेटिव पोल। बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब आपने अभी देखा इस फार्मूले में कि जो g है वो किसके बराबर है बेटे? gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि g जो है वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर हम बड़ा सेम मास का एक अलग तरीके से सोचिए, मान लीजिए अर्थ के जितना ही मास ले लें और इससे बड़ा सफियर मान लें, कोई और प्लेनेट मान लें जिसका रेडियस ज्यादा है, मास इतना ही है, तो इसका मतलब वो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। सिमिलरली अब यहाँ पर रेडियस ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसे GE बोल देते हैं हम, और यहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसे GP बोल देते हैं। ये अलग अलग हो गए। एज इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो पोलर रेडियस से ज्यादा है, इसलिए इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल के कंपैरिजन में क्या होगा बच्चे? कम होगा, क्योंकि इसके उल्टा प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा बेटे? कम हो जाएगा। इट मींस जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तब g क्या होगा बेटे? बढ़ेगा। g विल इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, देन g विल इंक्रीज। क्लियर होगी बात क्या नहीं हुई सब बच्चों को? ठीक है। इस डायग्राम पर आप बच्चे ध्यान दें। आप यहाँ पर अर्थ का डायमीटर देख रहे हो बेटे, यहाँ पर इक्वेटोरियल डायमीटर दिखा रखा है अप्रोक्सीमेटली 12,756 किलोमीटर। हम लगभग 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस मानते हैं, यानी 12,800 किलोमीटर हम डायमीटर मानते हैं, बट वो एक रफ एस्टिमेट है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 15,756 किलोमीटर इसका इक्वेटोरियल रेडियस है, और इसका पोलर डायमीटर है, और इसका पोलर डायमीटर कितना बेटे? 12,714 किलोमीटर। अब आप मुझे बताओ ये अप्रोक्सीमेटली 42 किलोमीटर ये वाला डायमीटर ज्यादा है ना? यस और नो? अगर 42 किलोमीटर ज्यादा है, इसका मतलब ये जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो कितना ज्यादा हो गया हमारे पास? बोलो शाबाश। इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो कितना ज्यादा है? इसका डिफरेंस अगर हम निकालें पोलर डायमीटर से तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 42 किलोमीटर। इसका मतलब रेडियस का डिफरेंस कितना होगा बच्चों? अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर। सही यस और नो? तो इक्वेटर के ऊपर जो अर्थ है वो 21 किलोमीटर ज्यादा एक्सटेंडेड है, और पोल के ऊपर ये 21 किलोमीटर से शॉर्टन है। बोलो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? तो अब आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर रेडियस ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, यहाँ रेडियस कम होने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अर्थ के अलग अलग लोकेशन पर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बट ये चेंज बहुत कम है बेटे, बहुत ज्यादा नहीं है, मेजर चेंज नहीं है। क्यों नहीं है मेजर चेंज? क्योंकि ये जो r है ना, ये r हमने पहले ये अप्रोक्सीमेटली कितना ले रखा है? 6,400 किलोमीटर ले रखा है। इसमें अगर हम 21 किलोमीटर मान लीजिए इसमें से प्लस माइनस कर दें तो ये वैल्यू से जो फर्क पड़ेगा वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, बट डेफिनेटली होगा। इज इट ओके? आप ये डायमीटर दोनों दे रखे हैं इसमें, और इस डायमीटर से अगर हम रेडियस निकाल गए और इस वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो आप g की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल G और मास तो वही फिक्स है हमारे पास, r की वैल्यू इक्वेटोरियल रेडियस और पोलर रेडियस आप पुट करेंगे तो आपको दोनों अलग अलग g की वैल्यूज मिल जाएंगी, एंड यू विल फाइंड अ वेरी स्मॉल चेंज। इसलिए हम अर्थ के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर करते हैं। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है बच्चों, बट आप नोट्स के लिए यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर सकते हैं
इक्वेटर से पोल जाते हुए क्या होगा बच्चों, जी इंक्रीजेस। इक्वेटर से पोल पर जाते हुए जी क्या होगा, बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज। अब और बात करते हैं दूसरा ये कि अर्थ से अगर हम ऊपर जाएं, अभी हमने सरफेस की बात करी, अभी हमने कहाँ की बात करी, सरफेस की। यहाँ पर हमने वैल्यू को कितना मान लिया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या इससे ऊपर जाएंगे तब भी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी क्या, ये नहीं होगा। तो क्या रहेगा बेटे, अब हम बात करते हैं, अभी हम फैक्टर से अफेक्टिंग की बात कर रहे थे, इसमें पहला फैक्टर तो था शेप ऑफ अर्थ, दूसरा फैक्टर इसमें है हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। दूसरा फैक्टर क्या आ गया बच्चों, हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस से कितनी ऊंचाई पर, मान लेते हैं कि एच हाइट की बात करते हैं, कितनी बात करते हैं, एच हाइट की बात करते हैं, इसे लिख देते हैं जी एट हाइट एच। तो देखो बेटे, ये हम अर्थ मान लेते हैं, क्लियर हुआ। तो इसका ये वाला रेडियस कितना हो गया बेटे, आर। अगर हम यहाँ पर एक बॉडी ले लें और ये हाइट कितनी मान लें, एच मान लें, तो यहाँ पर जी कितना होता है, जी बराबर क्या होता है बेटे, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जी कितना होगा बेटे, जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। सेंटर से डिस्टेंस बढ़ गया ना इसका, आर प्लस एच हो गया, ठीक है जी। तो हम कहेंगे जी एट हाइट एच, इसे बेटर होगा हम इस प्रकार ना लिख कर ऐसे लिखें, जी एट ए डिस्टेंस आर प्लस एच फ्रॉम सेंटर। सेंटर से आर प्लस एच दूरी पर जी की वैल्यू कितनी होगी बेटे, जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब ध्यान से देखिए, इसे हम जी आर प्लस एच इज इक्वल टू जी एम, इसमें से अगर हम आर कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें बेटे, आर कॉमन ले लें, तो यहां से आर हमने कॉमन ले लिया, ये तो आ गया 1 प्लस एच के साथ में आर था नहीं, तो आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई वाला आर बाहर आ गया कॉमन में, डिवाइड वाला अंदर आ गया, तो क्या बच गया, एच डिवाइडेड बाई आर, इसका क्या आ गया, स्क्वायर। और क्योंकि ऊपर स्क्वायर था इसलिए कॉमन में कौन आएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए, पक्की बात है। अब ध्यान दो बेटे, ये वाला जो हमारे पास फैक्टर है, ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्फ। ये जी है ना, तो ये आपके पास आ गया आर प्लस एच, और ये सरफेस का जी है तो मैं इसे जी आर बोल दूं, इंटू 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अब देखो बेटे, इसे हम क्या लिख देंगे, जी आर प्लस एच जी आर। हाँ जी, एच जो है वो आर से छोटा है, हाइट आर से हमने क्या ले रखी है, कम ले रखी है। हालांकि ऐसा कंपलसरी नहीं है, हम बहुत ऊपर भी जा सकते हैं, मान लो 8000 किलोमीटर ऊपर की बात करें तो वो अलग बात है। इफ एच इज लेस देन आर, अगर एच जो है वो आर से कम है, तो ये एच बाय आर का रेशियो 1 से छोटा हो गया ना बेटे, एच बाय आर 1 से छोटा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर x 1 से छोटा हो, अगर x 1 से छोटा हो, तो यहाँ पर एक फार्मूला आ जाता है बेटे, 1 प्लस nx, 1 प्लस, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं, और आप बच्चों को मैंने मैथमेटिकल टूल्स का जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी ये फार्मूला बताया था, ठीक है जी। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बेटे, 1 प्लस, ये 2 अंदर आ जाएगा, 2h डिवाइडेड बाय r, यहाँ क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का जब हमने यूज करा तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया बेटे, अरे भाई कुछ गड़बड़ कर दिया, ये डेनोमिनेटर में था ना, हमने इसे ऊपर लिखना है तो माइनस लगाना पड़ेगा ना, पावर अगर हम माइनस में लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा। तो आपके पास फार्मूला क्या आ गया, एट हाइट एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला आ गया बेटे, जी सरफेस पर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2h बाय आर। अब ध्यान देना भाई, यहां से आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो लेफ्ट साइड में g की वैल्यू और राइट साइड में जो g की वैल्यू, इनमें से ग्रेटर कौन है, बड़ी वैल्यू कौन है? हाँ जी, चलो इसे ऐसे बोल देते हैं, मैं इसको g डैश बोल देता हूं, इसको g बोल देता हूं। g को 1 से मल्टीप्लाई किया, g माइनस 2h बाय r इंटू जी। अब बता दो लेफ्ट वाला g डैश बड़ा है कि g बड़ा है? देखो ध्यान से, g में से कुछ फैक्टर माइनस हो रहा है,
जी में से कुछ फैक्टर माइनस हो रहा है तो ये आंसर छोटा आएगा ना बेटे। तो इससे ये पता चलता है कि जो जी डैश है वो जी से कम है, यानी एच हाइट के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सरफेस के कंपैरिजन में कम है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? तो यहां से हम क्या रिजल्ट लिख देंगे, सो जी आर प्लस एच की वैल्यू कम होगी आर से। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, सो वी कैन कंक्लूड दैट, हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जी डिक्रीजेस विद हाइट, जी डिक्रीजेस विद हाइट के साथ जी जो है वो कम होता है। लेकिन आपने इस बात का ध्यान देना है कि जी जो कम हो रहा है उसमें जो हाइट आपने ली है वो अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल है, यानी थोड़ी बहुत हाइट नहीं लेनी है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, यहाँ पर हमने जी को 9.8 मान लिया, छत पर चले गए तो थोड़ा कम हो गया, ऐसा नहीं है। छत की ऊंचाई कितनी है, सारी 3-4 मीटर तो ऊंचाई है छत की, तो 3-4 मीटर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अर्थ का रेडियस कितना है बेटे, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर के मुकाबले में 3 मीटर की जो हाइट आप लेंगे वो क्या है, निग्लिजिबली स्मॉल, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। और 3-4 मीटर भी क्यों, अगर आप माउंट एवरेस्ट पर भी चले जाएंगे तब भी यहाँ पर जी में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। माउंट एवरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर हाइट पर है ना, तो वहां तक भी एक्सेलरेशन में कोई बिग डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो कब आता है डिफरेंस, तब आएगा जब आप हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ऊपर जाएंगे। आप 500 किलोमीटर ऊपर की बात करो, 1000 किलोमीटर ऊपर की बात करो, 2000-3000 किलोमीटर ऊपर की बात करो, यानी एच जो है वो आर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट ना किया जा सके, हाइट जो है वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट ना करी जा सके, तब हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद हाइट। आरजू समझ आया बच्चे क्या? हाँ बताओ क्या बताया मैंने अभी अभी? हाँ जी, अभी हमने एच हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करी। अब हम डेप्थ की बात करते हैं। गहराई में अगर हम जाएं, अर्थ सरफेस के अंदर जाएं, मान लेते हैं कि अपन ने गड्ढा खोदा थोड़ा सा नीचे तक, कितना 200 किलोमीटर नीचे तक, हालांकि ऐसा अब तक इंसान कर नहीं पाए हैं, मानना ही तो है अपने को। तो अगर मान लिया तो 200 किलोमीटर नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, हमें इसकी बात करनी है। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर कौन है, डेप्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ क्या होगा बच्चों, बड़ा ही सिंपल है। देखो ये मान लेते हैं कि क्या है हमारी ब्यूटीफुल अर्थ, क्या है ये ब्यूटीफुल अर्थ। इस ब्यूटीफुल अर्थ में अगर आप यहां पर हैं सरफेस पर, तो आपने कहा कि gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसकी वैल्यू 9.8 आ जाएगी। लेकिन अगर आप यहां चले जाएं, कितना नीचे चले गए आप d डिस्टेंस नीचे चले गए। कितना नीचे चले गए बच्चों, d नीचे चले गए, तो इसके सेंटर से कितना ऊपर हो आप, r माइनस डी, कितना ऊपर हो r। तो अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सिर्फ इतने सफियर की वजह से ही बची। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटे वो सिर्फ अंदर वाले सफियर की वजह से बचा। यस, तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, तो यहाँ पर कितना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस लोकेशन पर, यानी हम इसे जी डी कह लें या फिर हम इसे जी आर माइनस डी कह लेते हैं, जी आर माइनस डी, यानी सेंटर से इतनी दूरी पर। तो जी आर माइनस डी कितना होगा बच्चों, जी एम डिवाइडेड बाय आर की जगह आर माइनस डी का स्क्वायर। एम आई राइट? नो, क्योंकि ये मास भी अंदर वाली सरफेस का लेना है, हम सिर्फ अंदर वाले छोटे सफियर का मास लेना है। पूरी अर्थ का मास रिस्पॉन्सिबल है क्या इसे खींचने के लिए, अब बताओ? सिर्फ अंदर वाला जो अर्थ बचा है उसी का तो मास लेना पड़ेगा ना। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जी एम डैश। क्या लेना पड़ेगा, जी एम डैश। समझ आया? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एम डैश कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, एम डैश कैलकुलेट करना है। तो हमें साथ ही साथ थोड़ा नोट्स भी बनाने पर ध्यान देना है। तो हम क्या लिखेंगे, एज जी सॉरी छोटे वाला जी लिखना है, जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, ये लिख देना, जी इज इक्वल टू एम बाई आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। नाउ जी एट ए डेप्थ डी बिलो अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से डी डेप्थ नीचे जी कितना होगा बच्चों, इसे हम जी डैश मान लेते हैं।
और जी डैश बराबर क्या होगा बच्चों, जी एम डैश डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है तो दोबारा पूछ लीजिए। मास क्यों बदला पता चल गया, क्योंकि अंदर वाले सफियर का मास लेना है और डिस्टेंस सेंटर से लेना है। डिस्टेंस कहां से लेना है, सेंटर से। तो ये जी डैश आ गया बेटे। अब ध्यान दो, अब हम इस जी डैश को क्या लिख देंगे, चलो एक बार पहले एम डैश निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, यानी अंदर वाले सफियर का मास कितना होगा। देखो बेटे, ये जो बड़ा सफियर है जिसे आप अर्थ बोल रहे हैं उसका मास कितना है, एम। कितना मास है बेटे, और कितने वॉल्यूम में ये मास है, 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पर आर 6400 किलोमीटर है। क्लियर हो गया। इतने वॉल्यूम में इतना मास है तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा, m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया बेटे डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये क्या आ गया, डेंसिटी। और जब डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास आ जाता है। तो हमें इसका मास चाहिए तो इसके वॉल्यूम से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर छोटे वाला अर्थ जो हमने मान रखा है उसका वॉल्यूम कितना होगा बेटे, r माइनस डी ले लेंगे रेडियस। रेडियस क्या ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है वो मुझे भी बता दो। तो एक तरीका तो ये हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का क्या फार्मूला होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आपको इस छोटे वाले अर्थ का मास निकालना है तो आपको अर्थ की डेंसिटी पता होनी चाहिए। अर्थ की डेंसिटी क्या होगी बेटे, अर्थ का मास डिवाइडेड बाय अर्थ का वॉल्यूम। ये हमने यहां लिख दिया, ये डेंसिटी का फार्मूला हो गया। और मल्टीप्लाइड बाय वो वॉल्यूम जो आपको पता करना है, तो छोटे वाली अर्थ का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आ गया बेटे, ये आ गया एम डैश। क्या आ गया ये, एम डैश। अब इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जी डैश बराबर क्या आ गया, जी डैश बराबर आ गया बेटे जी डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का स्क्वायर इनटू एम डैश। और एम डैश की वैल्यू अभी अभी हमने क्या निकाली, यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा बेटे, m मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस डी की कितनी पावर, 3 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे चलें। अब देखो बेटे क्या हो गया, r माइनस डी की यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ 3 है, तो 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो गई। अब क्या बचा, अब बचा जी डैश इज इक्वल टू जी एम। इसके नीचे क्या है, आर क्यूब। इसमें से मैं यहाँ क्या लिख दूं, आर स्क्वायर। तो फिर क्या बच गया नीचे, आर, और ऊपर क्या बचा बेटे, आर माइनस डी। बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर, ऊपर बचा आर माइनस डी। क्लियर। मुझे कोई बच्चा बताए शाबाश कि ये क्या चीज है, जी ऑन द सरफेस। तो हम इसे सिंपली जी लिख दें। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू, इसे मैं लिख दूं r बाय आर माइनस डी बाय आर। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है जी। फिर r से r कैंसिल कर दें तो कोई प्रॉब्लम, तो ये बच गया g इंटू 1 माइनस डी बाय आर, g इंटू 1 माइनस। तो देखो बच्चों क्या फार्मूला आया हमारे पास, फार्मूला आया g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाय आर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला है। अगर आप d डेप्थ नीचे चले जाएं, कितनी डेप्थ नीचे चले जाएं, d डेप्थ नीचे चले जाएं, तो g डैश कितना आ गया बेटे, g इंटू 1 माइनस डी बाय आर। अब यहां पर आप एक बात देख लीजिए बेटे कि आपने 2 फार्मूले करे। एक तो हाइट का फार्मूला करा h हाइट पे, वो क्या आया था, g इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। और यहां से अगर हम 2 हटा दें और h की जगह d लगा दें तो ये डेप्थ का फार्मूला बन गया। क्लियर। दोनों फार्मूले करीब करीब दिखने में एक जैसे ही हैं, सिर्फ एक फैक्टर 2 का डिफरेंस है। तो दोनों फार्मूले से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो g है ना बेटे वो घटेगा कब, अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे तब भी, अगर आप गहराई में जाएंगे तब भी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे तब भी g घटेगा, और अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाओगे तब भी g घटेगा। क्लियर हुई बात। अब हम इसके साथ साथ ये भी बात कर लेते हैं कि g जीरो कब होगा, g जीरो कब होगा वो भी देख लेते हैं। हमें क्या करना है, g डैश को क्या करना है, जीरो करना है। घटते 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 जीरो पहुंचाना है ना, तो लेफ्ट साइड में क्या कर दें, जीरो, राइट साइड में g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। g तो जीरो हो नहीं सकता, 2 चीजों की मल्टीप्लाई जीरो है, एक ये और एक ब्रैकेट में जो है। g जीरो है नहीं, उसको पहले पता है 9.8 9.8 होता है, इसका मतलब ये जीरो है। तो जीरो कौन बचा बेटे,
1 माइनस डी बाई आर की वैल्यू क्या आ गई? इसका मतलब 1 बराबर क्या आ गया? डी बाई आर। इसका मतलब डी बराबर क्या आ गया? आर। यानी आप कितना गहराई में चले जाओ, अर्थ की रेडियस के बराबर। कहने का मतलब आप अर्थ के सेंटर पर चले जाओ। कहां चले जाओ? अर्थ के सेंटर पर। तो ऑन द सेंटर, एट द सेंटर होगा शायद ये ग्रामेटिकली। एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में बहुत बार पूछ लिया जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका काफी यूज है। ठीक है, तो अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है बच्चों? 0। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। अब इसी प्रकार से हमें अगर हाइट पर जाना हो तब कितनी हाइट के ऊपर लेकर जाएंगे 0 बन जाए? है भाई, कितनी हाइट पर लेकर जाएंगे 0 बन जाए? ये जो हमने फार्मूला डिराइव करा है ना 1 माइनस 2h बाई आर, ये कब किया था? बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। कब किया था बेटे? और बाइनोमियल थ्योरम का यूज सिर्फ कब होगा? जब h बाई आर का रेशो 1 से छोटा होगा। याद है ना थोड़ा बहुत है? g डैश बराबर था g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। लेकिन ये फार्मूला कब था? जब h बाई आर लेस देन 1 था, यानी जब हाइट अर्थ के रेडियस के छोटी थी। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना, क्या हम 6400 किलोमीटर से और ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकते? क्या जा सकते हैं ना? ठीक है जी, तो फिर हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अगर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा। फिर ये फार्मूला, फिर इससे पहले वाले फार्मूले पर चलते हैं। इससे पहले वाला फार्मूला था बेटे जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2h बाई सॉरी क्या था यहाँ पे? जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस h बाई आर की पावर कितनी थी? -2। इसे फिर हम नीचे ले जाएंगे तो ये फार्मूला ये था। क्या यही था क्या? तो ये फार्मूला लगेगा, यहां पर बाइनोमियल नहीं लगेगी, तो ये फार्मूला लग जाएगा। अब हमें क्या करना है? जी डैश को 0 करना है। मतलब ऊपर जाओगे तब कहां 0 होगा? हमें ये पता चलेगा अभी मैक्सिमम सरफेस पर है, नीचे जा रहे हैं तब भी कम हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं तब भी कम हो रहा है। तो कम होते होते सेंटर पर 0 हो गया, तो ऊपर जाएंगे तब भी कहीं ना कहीं तो 0 होना पड़ेगा ना। 0 कहां होगा ये पता करना है हमने। तो 0 अगर इसको पुट कर दें, इसको 0 पुट करने पर कब आंसर आएगा बेटे? ये वाला फैक्टर 0 कब होगा? जब डेनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाएगा। जब डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब ये तो है 1, अब इसको इनफाइनाइट करने के लिए हाइट को क्या करना पड़ेगा? इनफाइनाइट करना पड़ेगा। हाइट को क्या करना पड़ेगा बेटे? इसका मतलब अगर आप ऊपर जा रहे हो तो इनफाइनाइट हाइट अबव अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो बच्चे हाँ या ना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 कहां पर होता है, तो एक तो होता है बेटे अर्थ के सेंटर पर और दूसरा होता है बेटे इनफाइनाइट हाइट पर। कहां होता है सोनिया? इनफाइनाइट हाइट पर 0 होता है। कहां होता है? इनफाइनाइट हाइट पर। आप बताओ शाबाश, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती है कि बढ़ती है? कम होती है। कितनी इंटेलिजेंट बच्ची है, शाबाश, बहुत बढ़िया। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि रेडियस कम हो रहा है। क्लियर हुआ? बैठ जाओ, शाबाश। ठीक है बच्चों, आज हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में स्टडी किया और ऐसे अदर फैक्टर्स भी होते हैं। अर्थ के रोटेशन का भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो इस बारे में ये सिलेबस में हमारे अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, तो हम अभी उसको डिस्कस नहीं करने वाले। बट आगे जो अभी नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर हम अर्थ के सैटेलाइट्स के बारे में भी बात करेंगे और वेटलेसनेस। ये वो टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में आगे आने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही।